जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ क्लास आप बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेहतमंद होंगे, आपके फैमिली वाले बहुत अच्छे होंगे। भगवान उनको सदैव लंबी उम्र दे, आपको भी लंबी उम्र दे, सबको अच्छा जीवन दे। इसी के साथ मैं शुभारंभ करता हूँ अपनी आज की क्लास का, जिसमें आज हमको पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसिस। मतलब बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर चर्चा करते हैं, जैसा कि हम एसिड्स के साथ करके आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा को लेकर राम का नाम, जय श्री राम। चलो भाई, तो हमारा टॉपिक है आज, सबसे पहले बेसिस के बारे में जानना है हमको। अब बेस के बारे में क्या जानना है सर? पहला पॉइंट, बेस के बारे में जानना है हमको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। क्या जानना है? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। नंबर 1, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब ये बातें मुझे बताने की 1% भी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या होती है बेस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। आप भी जानते हैं सर, स्वाद में तो होते हैं कड़वे, मतलब बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट। दूसरा सर, बेस जो हैं वो छूने पर साबुन जैसे लगते हैं। ये बात हम पहले भी चर्चा में लेकर आ चुके हैं। मतलब सोपी टेक्सचर या फिर स्लिपरी टू टच। स्लिपरी टू टच। ठीक है, ये 2 बातें बेस के बारे में बड़ी खास होती हैं। तीसरी बात और जान लो कि लिटमस पेपर को, अगर लिटमस पेपर लाल है तो बेस में ताकत होती है उसको नीला कर देने की। मतलब टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ देखो, कुछ एग्जांपल्स ले लो। ब्लैक से लेते हैं, चलो। तो एग्जांपल में लाइक नाम लिखते हैं पहले। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH इसका फार्मूला होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या लोगे? चलो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी ले लो। फार्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। आप लोग चाहें तो इसे बना भी सकते हैं। पोटेशियम आयन लो, हाइड्रोक्साइड आयन लो, क्रिस क्रॉस करवाओ, आप इसको आराम से पालोगे। सेम काम इनके साथ भी करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए AlOH का होल थ्राइस। मैं आपको फिर भी ये बनाकर दिखाना चाहूँगा एक बार। एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनियम आयन ले लो, एल्यूमिनियम आयन पर +3 का चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड आयन OH -1 का चार्ज रखता है। इसके चार्ज के मैग्नीट्यूड को इधर पहुँचाओ, इसके चार्ज के मैग्नीट्यूड को इधर पहुँचाओ, दोनों का सिंपलेस्ट रेशो बनाओ। सिंपलेस्ट रेशो में लेफ़्ट वाला नंबर लेफ़्ट वाले आयन का सबस्क्रिप्ट बनेगा, राइट वाला नंबर राइट वाले आयन का सबस्क्रिप्ट बनेगा। एक एल्यूमिनियम रखकर उसके आगे 1 लगाओ, जिसे शो नहीं कर सकते। उसके बाद OH लिखो। अब OH को ब्रैकेट में बंद करके उसके बाहर 3 लगा दो। अब छोटी सी बात कि OH के बाहर 3 लगाया, लेकिन ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि OH एक आयन, एक एटम ऑक्सीजन का, एक एटम हाइड्रोजन का। माने ये क्या है सर? पॉली एटमिक आयन। जब पॉली एटमिक आयन की संख्या 1 से ज़्यादा हो, पॉली एटमिक आयन की संख्या 1 से ज़्यादा हो, तब उसे शो करने के लिए उसके चारों तरफ ब्रैकेट लगाकर, मतलब उसे ब्रैकेट में बंद करके उसके बाहर उसके नंबर को लिखा जाता है। क्लियर? तो हमने AlOH का होल थ्राइस ऐसे बनाया है क्रिस क्रॉस मेथड से। मैं इसे इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ आपको ये बनाकर दिखाना था ताकि आप पॉलीएटमिक आयन के बाहर लगने वाले ब्रैकेट को जान पाओ। वैसे ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए क्लास आगे बढ़ते हैं।
अगर मैं इनको ब्रेक डाउन करता हूँ, इनको तोड़ता हूँ मैं, अगर मैं इनको तोड़ूँ तो देखो इसके दो आयन होंगे, एक पोटेशियम आयन, एक हाइड्रोक्साइड आयन। तो एक बनेगा K+ आयन और एक बनेगा OH- आयन। इसे तोड़ोगे तो एक सोडियम आयन, एक हाइड्रोक्साइड आयन, सोडियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो लीजिए ये सोडियम आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन। इसे तोड़ूंगा तो एल्यूमिनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो Al+3 आयन, OH- आयन। इतना क्लियर होता है क्या? हाँ सर। अब अगर गौर से देखा जाए तो ये सारा पार्ट पॉजिटिव वाला है, माने पॉजिटिव आयन, सही है क्या? और ये सारा पार्ट नेगेटिव आयन है, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट है। क्लियर? अब सुनो एक छोटा सा पॉइंट, इन सब बेसिस में आपको OH- आयन देखने को मिल रहा है क्या? है ना? नेगेटिव आयन in all bases is common। कौन सा है वो नेगेटिव आयन? सर हाइड्रोक्साइड आयन। सही है क्या? लेकिन सर बेसिस सिर्फ हाइड्रोक्साइड ही तो नहीं होते। अगर आपको याद हो तो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम ये बात भी जानकर आए हैं कि मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल ऑक्साइड्स, खुद मेटल्स, ये सब बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। सारी मेटल्स बेसिक नहीं होती नेचर में, सारे मेटल्स ऑक्साइड बेसिक नहीं होते नेचर में, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आपको बेसिक दिख जाते हैं, मतलब इनके पास बेसिक प्रॉपर्टी होती है, बेसिक नेचर होता है। तो सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड को बेस में नहीं कंसीडर किया जाता है, और भी चीज़ें जिनको बेस में कंसीडर किया जाता है। लेकिन फिलहाल अगर मैं इनकी बात करूँ, मेटल हाइड्रोक्साइड्स की, तो इन सब के अंदर आपको कॉमन आयन क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोक्साइड आयन। इसलिए इस स्टेटमेंट को सिर्फ इन बेसिस के लिए लेना है आपको। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं। ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकली आप इस तरह से अपीयरेंस देखते हो इन सब की। अब शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। ठीक है, तो मैं यहाँ काम करता हूँ कि यहाँ पर एक केमिकल प्रॉपर्टी आ सकती है, मैं उसे ही कॉपी करता हूँ, या फिर एक काम करते हैं सेपरेशन लेकर यहाँ पर एक केमिकल प्रॉपर्टी कर देते हैं या दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी कर देते हैं। ठीक है, चलो केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़, यार ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको ठीक करना पड़ेगा। तेरी आंखों में ना चाहे मैं हूँ सोबर, ऊपर लिख देता हूँ, फिर इसे भी ऊपर लिख दूंगा, थोड़ा और स्पेस भी मिल जाएगा हमको। एक्चुअली इसे वहीं लिखना चाहिए ताकि और स्पेस मिल जाए। ये लिख देता हूँ। In all of these bases, negative ion माने हाइड्रोक्साइड आयन is common। ठीक है, ये हमने आपको बताया यहाँ पर। अब शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ का। फिजिकल तो हो गई, अब आओ केमिकल प्रॉपर्टीज़। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ करते हैं। दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं अपने बेसिस की, यहाँ पर जो गिवन है, समझे?
भाई बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी सिर्फ 2 ही नहीं होती हैं, लेकिन हमारा सिलेबस में जो गिवन है ना वो सिर्फ 2 ही हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, आओ देखो। ओ मेरी ओ तेरी आंखों में नशा है मैं सोबर। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी से शुरुआत करते हैं। रिएक्शन विद मेटल्स। आप देख कर आए थे कि जब एसिड ने मेटल के साथ रिएक्शन की थी तो क्या बनाया था सर? साल्ट बनाया था और हाइड्रोजन बनाया था। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं ऐसे सेपरेशन में ले आता हूँ। अब दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज यहीं पे आ जाएंगी। रिएक्शन विद मेटल्स, इसमें होता क्या है, पहले जनरल रिएक्शन आपको मैं दिखा देता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और मैंने आपको बता रखा है कि रिएक्शन का टाइप अगर आप जान लेते हो तो उसके बाद रिएक्शन को सॉल्व कर पाना बहुत ईजी हो जाता है, और इजी के साथ साथ सही मेथड निकलता है उससे, सही आंसर निकलता है उससे, कभी दिक्कत में नहीं आओगे। तो आओ इसका टाइप समझते हैं, कौन से टाइप की रिएक्शन है। सर बेसिस को मेटल्स के साथ रिएक्शन करनी है, ये लो, माने बेस लिखो प्लस मेटल्स लिखो। अब मैंने उस टाइम पे एक बात बोली थी कि चाहे एसिड रिएक्ट करे मेटल के साथ में या बेस रिएक्ट करे मेटल के साथ में, दोनों कंडीशन में बनता क्या है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। माने जब बेस मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा 2 चीज़ें बनेंगी, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। साल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब मैं आपको एक मूल मंत्र देता हूँ इसके लिए, ताकि आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने बेसिक्स करवाया था तब सोडियम जिंकेट के लिए हमने एक रिएक्शन करवाई थी। हमने कहा था कि आपसे अगर ये रिएक्शन सही हो गई इसका मतलब आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आपसे वो रिएक्शन गलत हुई है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलत ही करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलत करते हैं, मतलब 100 में से 99 लोग गलत करेंगे ही करेंगे, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो गलती क्यों होती है? क्योंकि लोगों को रिएक्शन का टाइप नहीं पता होता है, लोग इसके बिना ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो रिएक्शन का टाइप पता होना ज़रूरी है। अब आप समझोगे और वो गलती हम दोबारा आपको करके दिखाएंगे। हम आपको गलती इसलिए करके दिखाएंगे ताकि आप उसे ना दोहराओ। चलिए उठाते हैं एग्जाम्पल फिर। तो सर बेस को उठाना है, क्या करें? किसी भी बेस को उठा लो और उसकी मेटल के साथ रिएक्शन करा दो। ठीक है, आओ इसी को उठाते हैं, इस NaOH नाम के बेस को। ये हमने उठाया NaOH, ओके। और अब उठाई मेटल। पहली मेटल हम लेते हैं जिंक। वैसे अपने NCERT में सिर्फ एक एग्जाम्पल गिवन है मेटल्स के साथ रिएक्शन के लिए। बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जब उनको मेटल के साथ रिएक्शन करनी होती है, जब बेस को मेटल्स के साथ रिएक्शन करनी होती है, तो हमारी NCERT ने उसके लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, ये वाला। लेकिन हम 2 एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। हाँ, वो NCERT के बाहर नहीं जाएंगे, बस सच है, लेकिन थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप 2 एग्जाम्पल्स ले लो। अब समझो, जिंक के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाओगे आप तो होगा क्या? अब सुनो लो क्या करते हैं। सर ये जिंक है, मेटल, अब आयन बना दो। अब देखो चमत्कार, देखो होता क्या है। सर ये ऐसा होगा, Zn+2 बन जाएगा, यहाँ पर Na+ बन जाएगा, यहाँ पर OH-, क्योंकि ये बेस है, बेस तो OH- आयन निकालता है, बेस तो OH- आयन निकालता है। अब होगा क्या, ये जिंक बोलेगा कि मैं प्लस का हूँ, तू माइनस का है, आजा आजा बंगड़ा पाले। अब यहाँ पर लगेगा क्रिस क्रॉस मेथड, जिंक आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में। ठीक है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इधर, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इधर, तो ये पहुंचा 2 रेशियो, ये पहुंचा 1। क्लियर? अब होगा क्या, लेफ्ट साइड वाला नंबर लेफ्ट वाले आयन का सबस्क्रिप्ट और राइट साइड वाला नंबर राइट वाले आयन का सबस्क्रिप्ट। तो ये जिंक हो गया नंबर 1, इसका एक ही एटम है, इसे शो नहीं करते। यहाँ पर अपना OH आ गया, और OH एक पॉलीएटमिक आयन है, OH एक पॉलीएटमिक आयन है। यदि पॉलीएटमिक आयन की संख्या 1 से ज़्यादा हो तो ब्रैकेट लगाकर उसके नंबर को लिखते हैं। तो बनना चाहिए जिंक हाइड्रोक्साइड। तो ठीक है, ये बन गया अपना, ओके। और प्लस सोडियम, सोडियम पॉजिटिवली पड़ा हुआ है, सोडियम को बाहर निकाल दो। मानो सोडियम एलिमेंटल फॉर्म में निकल गया, एटॉमिक फॉर्म में निकल गया। तो ऐसा हो गया, रिएक्शन सॉल्व हो गई। यहीं पे सिस्टम हो जाता है गलत। क्यों?
गौर से देखो, इस रिएक्शन में बेस को आना था, मेटल्स को आना था। ये रहा बेस NaOH, बेस के एग्जाम्पल्स हैं ये। NaOH एक बेस है, ले लिया, यहाँ तक ठीक हो आप। मेटल्स, जिंक एक मेटल होती है, यहाँ तक भी हम ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट बनना चाहिए था साल्ट। क्या ये साल्ट है? क्या ये साल्ट है प्रॉपरली? ये सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन वाला एक बेस हो गया। गौर से देखो, मेटल्स के साथ बेस, मतलब मेरा मतलब मेटल्स के साथ हाइड्रोक्साइड आयन, मेटल्स के साथ हाइड्रोक्साइड आयन, मेटल्स के साथ हाइड्रोक्साइड आयन, समझ रहे हो? तो ये सब जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, बेस का ही तो एग्जाम्पल है। तो मेटल्स के साथ हाइड्रोक्साइड आयन ही तो आया है, समझे क्या? मतलब ये अपना सॉल्ट तो नहीं है प्रॉपरली, और सोडियम मेटल निकल रही है, जबकि हमारे पास साल्ट निकलना चाहिए था और हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए थी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये रिएक्शन गलत कर दिया आपने। लेकिन सर आयंस ने तो ऐसे ही मुलाकात की है। अब मेरी बात सुनो, रिएक्शन का टाइप क्या कहता है, साथ ही साथ रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या कहती है। इसी चीज़ को अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज़ से आपको दिखाऊं तो अब आपके मायने बदल जाएंगे। मैं यहाँ बना देता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज़ को, ठीक है? इसे भी थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ से बनाता हूँ मेरी एक्टिविटी सीरीज़ को। देखो कहाँ से शुरू थी, खिलाड़ी ने कैल्शियम मांगा, खिलाड़ी ने कैल्शियम मांगा, आलू पकड़ा दिए, जंग छिड़ गई, फिर क्या होगा, प्रभु ही कुछ करेंगे, हैं जी भाई साहब, ए जी भाई साहब, सोना ले लो भाई साहब, हैं जी भाई साहब, ए जी भाई साहब, सोना ले लो भाई साहब। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ थी। हाँ सर समझ में आ गया सर। अब अगर इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप गौर से देखो तो यहाँ पर जिंक यहाँ पर आ रहा है और सोडियम ऊपर आ रहा है। नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करवा सकता। आपने क्या किया, सोडियम पहले OH के साथ बैठा था, जिंक आया और जिंक को लाकर आपने Na को डिस्प्लेस करवाया और जिंक OH के साथ बैठ गया, जिंक OH के साथ बैठ गया और Na को डिस्प्लेस करवाया, Na को बाहर निकाल दिया। जबकि जिंक नीचे आता है और Na ऊपर, और नीचे वाले एलिमेंट्स ऊपर वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस नहीं करवा सकते। तो जिंक इस Na को हटाना नहीं कर सकता था ऐसा काम। माने ये रिएक्शन गलत हो चुकी है रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग। समझ गए क्या? मैंने फिजिबल नहीं है, हो नहीं सकती, नहीं ये हो नहीं सकती कि ये रिएक्शन हो जाए। तो असली घटना क्या होगी अब सुनो। अच्छा और आगे सुनो, और आगे सुनो। सर इस बेस में हाइड्रोजन भी तो है। हाँ सर है। और ये जिंक मेटल है। हाँ है। हाइड्रोजन कहाँ है? ये रहा। जिंक कहाँ है? ये रहा। ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करवा सकता है। तो इंस्टीड ऑफ डिस्प्लेसिंग सोडियम, ये जिंक इस सोडियम को डिस्प्लेस करने के बजाय इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना ज़्यादा पसंद करता है और जिंक जाकर यहाँ बैठ जाता है। जिंक जाकर हाइड्रोजन की जगह पर बैठ जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है हाइड्रोजन गैस के रूप में, तो हाइड्रोजन गैस बन गई। हाँ सर बन गई। और ये मेटल आयन इस नेगेटिव आयन से जाकर चिपक जाएगा तो साल्ट भी बन जाएगा। देखते हो कैसे होता है। तो पहले मैं आपके सामने रिएक्शन लिख रहा हूँ जो कि गलत है, ठीक है? मैं इसको इरेज कर दूंगा। क्लियर? अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपनी सही रिएक्शन। ये मैंने गलत लिख दिया रिएक्शन, ध्यान रखना। मैं काम करता हूँ इसको यार, कैसे मैं इसको, रेड वाला मार्कर तो नहीं है मेरे पास अभी, मैं इसको इतनी माथाफोड़ी क्यों करूँ, सीधा गलत लिख देता हूँ ना, वही सही है। ये रिएक्शन हो गई गलत, क्रॉस, ये रिएक्शन गलत हो गई। इस रिएक्शन का सही फॉर्मूला लिख देता हूँ सर, NaOH जिंक। अब होगा क्या, ये जिंक बोलेगा ए हाइड्रोजन चल बाहर निकल, क्योंकि जिंक आता है ऊपर, हाइड्रोजन आता है नीचे, तो ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक जाकर यहाँ बैठ जाएगा। तो अब जब ये टूटेगा तो दो आयंस के रूप में टूटेगा, एक NaO-1 और एक H+1। सर बेस है, बेस से तो ये आयन निकल ही नहीं सकता। हमने बेस को तोड़वाना कम प्रेफर किया है और इस मेटल से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवाना ज़्यादा प्रेफर किया है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ यही कहती है। तो जिंक इस H+ को निकालेगा और खुद जाकर यहाँ पर बैठ जाएगा। जब जिंक यहाँ पर जाके बैठेगा तो क्या होगा, पहले वो सुनो। पर उसके पहले जिंक का आयन देखो, Zn पर आएगा +2,
NaO, देखो यह कंपाउंड है, कंपाउंड न्यूट्रल रहता है, मतलब जितना पॉजिटिव रहेगा उतना ही नेगेटिव। अगर H ने एक प्लस चार्ज ले लिया तो NaO को -1 चार्ज रखना ही पड़ेगा, और होता भी ऐसा ही है। ये और भी टेक्निकली समझ सकते थे, पर मैं आपके दिमाग पर ज़्यादा लोड देना ही नहीं चाहता, वरना आप ऐसे समझ सकते थे। अगर सुन सको एक बार में और समझ सको तो सुन लो। O पर आता है -2, सोडियम पर आता है +1, -2 और +1 जब लड़ेंगे तो -1 आएगा, तो इस NaO पर -1 आ जाता है। समझ में आई हो बात तो ठीक, ये वाली बात अगर समझ में नहीं आई हो तो चलेगा, नो इश्यूज़, बट ये समझना ज़रूरी है कि NaOH के साथ जब जिंक रिएक्शन कर रहा है तो जिंक इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवाना चाहता है, और जिंक अपने ऊपर +2 का चार्ज रखता है। ये NaOH एक कंपाउंड है, कंपाउंड न्यूट्रल रहता है, जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा माने H पे +1 उतना ही नेगेटिव चार्ज रहेगा NaO पर -1। क्लियर हो गई क्या बात? अब और सुनो, ये आयन माइनस का और ये आयन प्लस का बोलेंगे कि आजा आजा भंगड़ा पाले। तो देखो जब ये जिंक +2 और NaO -1 आपस में रिएक्शन करेंगे तो कैसे रिएक्शन करेंगे? चार्ज का मैग्नीट्यूड इधर, चार्ज का मैग्नीट्यूड इधर, इसका मैग्नीट्यूड है 1 यहाँ पर, इसका मैग्नीट्यूड 2 यहाँ पर। सिंपलेस्ट रेशो, लेफ्ट वाला नंबर इधर, राइट वाला नंबर इधर। क्लियर है क्या? अब Zn पे क्या आना चाहिए? Zn पे आना चाहिए 1, तो 1 तो शो करेंगे नहीं। NaO पर क्या आना चाहिए? पॉलीएटमिक आयन है ना, NaO पर क्या आना चाहिए? 2। ये बन गया अपना साल्ट। मेटालिक आयन है, ऑक्सीजन की वजह से नॉन मेटालिक आयन है, तो मेटालिक आयन नॉन मेटालिक आयन आपस में मिल भी रहे हैं। बेस जो कि एम्फोटेरिक नेचर शो कर सकती है। अब एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है मैं आपको तब समझाना बेहतर समझता हूँ जब मैं आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ाऊंगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एम्फोटेरिक वैसे वो होते हैं जो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो कर लें और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो कर लें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप ये समझो कि ये दोनों आयन मिलकर साल्ट बना रहे हैं। हाँ सर साल्ट बन रहा है। इसको अगर आप थोड़ा सा अरेंज करते हो, आपके एनसीईआरटी में ऐसा नहीं गिवन है, आपको एनसीईआरटी में थोड़ा सा और अरेंज कर रखा है और वो ऐसे बना रखा है Na2ZnO2। अब इसे और इसे मैच कर लो एक बार। यहाँ पर जिंक कितने हैं सर? 1 1। Na कितने हैं सर? 2। Na है 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 सर, यहाँ पर भी 2। तो इसको बस इस रूप में लिख रखा है। अब इसे, यह आयन कौन सा है? सोडियम आयन, और ये आयन कहलाता है जिंकेट आयन। क्या कहलाता है? जिंकेट आयन। ZnO2-2 इसे कहते हैं जिंकेट आयन। समझ में आ गई बात? तो बनाया तो यही है, लेकिन इसे बस इस रूप में आपको लिखना ज़रूरी है। ये एक प्रॉपर वेल अरेंज्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये रिएक्शन का जो सिस्टम था हमने आपको समझाने के लिए बनाया है। NaOH ने H+ को रिलीज़ नहीं किया है, आप ये मत सोचो। इसकी मैकेनिज्म थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान ये देना है कि जिंक मेटल ऊपर आती है, हाइड्रोजन एलिमेंट नीचे आता है, सोडियम एलिमेंट ऊपर आता है। जिंक सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, जिंक अपने ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन जिंक हाइड्रोजन को, जिंक अपने से नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। इसलिए जिंक ने इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और खुद इसकी जगह पर जाके बैठ गया। जब खुद इसकी जगह पर जाके बैठा तो ये साल्ट बना। इसको अरेंज्ड फॉर्म में ऐसे लिखा है, जिसमें ये आयन सोडियम आयन है और ये आयन ZnO2-2। इस आयन को आप जिंकेट आयन कहते हो, माने सोडियम जिंकेट आपका कंपाउंड बनता है। क्लियर है क्या? अब क्या साल्ट बना हमारे पास में? Na2ZnO2 और प्लस आपने यहाँ से H+ को बाहर निकाला है। ये H+ से क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस। अब आपका साल्ट भी बन रहा है और आपकी हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। अब मैं इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर। अब NaOH को दोबारा ले लो। एक बेस चाहिए हमको और एक मेटल लेनी है एल्यूमिनियम, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराओ, लेकिन यहां पर आप एक्स्ट्रा में वाटर भी ले लो।
रिएक्शन की बैलेंसिंग में आपको काम आएगा। अब सुनो, करना क्या है भाई, सेम काम इसका भी है। वाटर की प्रेजेंस में ये एल्यूमिनियम सोडियम को तो नहीं हटा पाएगा। क्यों? सोडियम ऊपर आ रहा है, एल्यूमिनियम नीचे आ रहा है। नीचे वाले एलिमेंट्स ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करवा पाएंगे। तो एल्यूमिनियम जो नीचे का है, सोडियम जो कि ऊपर का एलिमेंट है, रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे का एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करवा सकता। तो एल्यूमिनियम सोडियम को डिस्प्लेस नहीं करवा पाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम ऊपर वाला है, हाइड्रोजन नीचे वाला है, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करवा देगा। एल्यूमिनियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवाएगा। क्लियर हो गई बात? देखो, तो यही सेम कंसेप्ट यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। फिर हम इसके लिए डबल डबल रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ उसको। इसमें हमने आपको गलती करके दिखा दी कि आपको ऐसा नहीं करना है, और सही करके समझा दिया कि इस तरीके से आपको क्यों करना है। यहाँ पर हम सीधा सीधा सही वाला कंसेप्ट इस्तेमाल ले लेते हैं। तो एल्यूमिनियम सोडियम को डिस्प्लेस नहीं करवा पाएगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवा देगा। तो आयंस तोड़ो इसके एक बार के लिए समझने के लिए। तो H पे +1, एल्यूमिनियम जब भी आता है तो +3 आयन के साथ, NaO पे आपका आ जाएगा -1। अब ये प्लस आयन, ये नेगेटिव आयन आपस में मिलकर क्या करेंगे? क्रिस क्रॉस। देख लो यहाँ पर एल्यूमिनियम +3 और NaO पर -1। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इधर, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इधर, 1:3। लेफ्ट साइड वाला नंबर लेफ्ट वाले आयन का, और राइट साइड वाला नंबर राइट वाले आयन का सब्सक्रिप्ट बनेगा। एल्यूमिनियम के पास 1 नंबर रहेगा और NaO के पास में इस बार 3 नंबर से आ जाएगा। राइट? अब देखो, तो होना क्या चाहिए यहाँ पर अपना, ये जो बनता है अपना, चलो ठीक है ऐसे यहीं रोको, यहाँ तक बन गया। ठीक है, अब बैलेंसिंग करनी है अपने को। अच्छा, जो H+ निकला है वो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, माना हाइड्रोजन गैस भी निकल गई और साल्ट भी अपना बनकर आ गया। लेकिन इसको NCERT ने अरेंज्ड फॉर्म में क्या लिख रखा है? मतलब NCERT ने नहीं लिख रखा है, पर रिएक्शन अरेंज्ड फॉर्म में ये कहलाती है NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, जिस तरह से Na2ZnO2 था, उस तरीके से यहाँ पर अपना आयन बनता है NaAlO2। इसे एल्यूमिनेट आयन कहा जाता है। AlO2 -1 पे, ठीक है, और यहाँ पर Na2ZnO2 जिंकेट आयन -2 पे, ZnO2 -2, AlO2 -1। क्लियर? अब अगर बैलेंसिंग देखोगे इस रिएक्शन की तो दिखाता हूँ। NaAlO2 प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्योंकि H+ पड़ा हुआ है ना, यहाँ हाइड्रोजन गैस बना लेगा। अब आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ पर तो सोडियम 3 दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर सोडियम सिर्फ 1 है, एल्यूमिनियम यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, तो अब आओ इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग सुनना, ये अपना प्रोडक्ट बनाए। यहाँ पर सोडियम कितना? 1, यहाँ पर भी 1, एल्यूमिनियम 1, एल्यूमिनियम 1, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बाय द वे, अगर मैं यहाँ पर 2 NaOH, 2 एल्यूमिनियम और 2 H2O लेता हूँ, क्योंकि इस रिएक्शन की बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग भी तो काम करना है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास सोडियम 1, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ तो कोई ख़राबी थोड़ी है। 2 सोडियम हो जाएंगे, 2 एल्यूमिनियम हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 4 एटम हो जाएंगे, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 एटम हो गए, और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। यहाँ अगर 2 H2 हैं तो अपन यहाँ पर हाइड्रोजन के, नहीं 1 मिनट, 2 यहाँ पर भी हैं, 2 और 2 4 और 2 यहाँ से, कुल मिलाकर 6, तो यहाँ 3H2 हो जाएगा अपना सिस्टम। अभी रिएक्शन बैलेंस भी हो रही है अपनी पूरी, और इन आयंस की मैचिंग भी हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ पर अगर ध्यान ना भी दो तो आप ये तो आप समझ गए होंगे कि अपना बेस के साथ में मेटल्स को रिएक्शन कराने पर साल्ट भी बन रहा है और हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है। बेस के साथ में मेटल्स को रिएक्शन कराने पर, बेस के साथ में मेटल्स को रिएक्शन कराने पर साल्ट भी बन रहा है और हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है।
दोबारा मैच कर सकते हैं इसको, 2 सोडियम का एटम है, 2 सोडियम का एटम है, एल्यूमिनियम 2 हैं, एल्यूमिनियम 2 हैं, हाइड्रोजन के अच्छा ऑक्सीजन के 2 दूनी 4 हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यहाँ से, 2 ऑक्सीजन यहाँ से, और यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 दूनी 6 एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 यहाँ से निकल गए और 2 यहाँ से निकल गए, कुल मिलाकर 6 एटम इधर, 6 एटम इधर, ठीक है। और रिएक्शन बैलेंसिंग वाले मेथड से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो अगर आपको एग्जाम में ऐसी रिएक्शन देकर बैलेंस करवाता है तो, जो हमने आपको मेथड सिखाया है। ये रिएक्शंस थी मेटल्स के साथ एसिड बेस की। अब हम बात करते हैं बेस की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी पर। पहली तो ये थी, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है सर? रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी तो फिर क्या बनेगा हमारा? एक जनरल रिएक्शन। एक जनरल रिएक्शन क्या बनेगा? जब आप किसी बेस की रिएक्शन किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कराते हो तो उस कंडीशन में आपको साल्ट देखने को मिलेगा प्लस वाटर भी देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या? ये आपका हो गया जनरल रिएक्शन। अब इसी जनरल रिएक्शन के बेस पर आप एग्जाम्पल सॉल्व करो। चलिए उठाते हैं किसी बेस को, किसी को बैठा लो, चलो KOH को उठा लो, क्या दिक्कत है? नॉन मेटलिक ऑक्साइड को लेना है आपको। किसे लें? कोई नॉन मेटल ले लो, लाइक कार्बन, उसका ऑक्साइड ले लो, लाइक CO2। तो ये ले लो, CO2 ले लिया हमने, ठीक है। अब करना क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको थोड़ा सिखा देता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा वो काम करना। इस कंडीशन में आपको 3 यहां पर सुनो, यहां पर KOH लो, यहां पर CO2 को लो, इसे एक रूप में रखो, इसे 2 भागों में तोड़ दो, मतलब K को अलग OH को अलग। तरीका बता रहा हूँ आपको, पहले वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल लो, बहुत आसान रहेगी रिएक्शन आपके लिए। अगर आपने इस रिएक्शन में, अब जैसे आपने रिएक्शन देखी एग्जाम में, मान लो ये आ गया, तो ये क्या है सर? बेस है, और ये क्या है सर? नॉन मेटल का ऑक्साइड है, समझे? ये देखते ही आपको ये टाइप याद आ जाएगा, और इस टाइप में आपको साल्ट और वाटर बनते हुए दिखेगा। अब साल्ट बनेगा नहीं बनेगा, कैसे बनेगा वो आपको पता नहीं है, लेकिन वाटर बनाना ज़रूरी है, ये आप समझ गए हो। तो अब करोगे कैसे वो सुनो। अगर मैं यहाँ पर KOH 2 ले रहा होता, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर वाटर निकाल लिया, सुनो यहीं से देखो आप, तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो उसमें 1 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, मतलब 3 ऑक्सीजन है इस पक्ष में, और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। चलो ठीक है, उसको छोड़ो, पर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर कितने हैं? 1। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, राइट? इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ KOH। तो KOH एक बार, KOH दूसरी बार लिख लिया, ठीक है। अब करना क्या है, ये उतारो बोतल में, पानी को उतारो बोतल में, ये देखो इस तरीके से, ठीक है क्या? तो वाटर मॉलिक्यूल अलग निकल गया, HHO माने H2O अलग निकल गया। अब क्या क्या बचा सर? 2 तो K बच गए, लिखते जाओ, माने K2 बच गया, 2 टाइम्स ऑफ K2, CO2 और 1 ऑक्सीजन और इसमें ऐड कर दूँ तो O3, मतलब K2CO3, समझे क्या? तो ये बन गया साल्ट और ये बन गया वाटर। तो बेस के नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर वाटर बनता है, साल्ट बनता है। क्लियर हो गई बात? माने रिएक्शन अपन परफेक्ट कर रहे हैं। तो अब मैं इसे इरेज करना चाहूँगा, बस ये तरीका याद रखना कि इस तरीके से हमने किया है। तो हमारा प्रोडक्ट बन गया K2CO3। क्लियर हो गई बात? एक और एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पर आप ले लो NaOH
प्लस यहाँ पर आप ले लो CO2। अच्छा ये गैस की फॉर्म में रहता है, ये गैस की फॉर्म में रहता है, ये सोल्यूशन है मतलब एक्वस की फॉर्म में रहेगा, ये सोल्यूशन है एक्वस की फॉर्म में रहेगा। करना क्या है, दोबारा वही काम करना है सर। बेस है बेस, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये दोनों दिखते ही मुझे रिएक्शन का ये टाइप याद आ गया। अब मुझे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना ज़रूरी हो गया है। ये निकाला वाटर मॉलिक्यूल, ये भी एक्वस फॉर्म में निकल रहा है अपना, ये लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है अपना। वाटर मॉलिक्यूल निकलते ही 2 हाइड्रोजन निकले, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो काम आसान हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसे ऐसे 2 सोडियम लिखने चाहिए, इसके साथ एक OH इसके साथ और एक OH इसके साथ लिखना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं निकालना चाहूँ तो वाटर मॉलिक्यूल निकाला जा सकता है, सही है क्या। बोतल थोड़ी ज़्यादा गंदी बनी आई नो, बट हम यहाँ बोतल बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, प्रोडक्ट बनाने के लिए बैठे हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। Na2 दिख रहे हैं और एक ऑक्सीजन अगर मैं इसको दे दूं तो CO3 हो जाएगा। Na2 माने Na के 2 एटम और इस CO2 के पास एक ऑक्सीजन और गई तो Na2CO3, ये एक्वस फॉर्म में और ये लिक्विड फॉर्म में। तो समझ में आया आपको कि किस तरीके से हमने साल्ट बनाया, और साल्ट बनाने से पहले वाटर मॉलिक्यूल निकाला। तो रिएक्शन का टाइप अगर आपको देखकर पता लग गया, रिएक्टेंट को देखकर एक्चुअली करा भी इस तरह से जाता किया भी इसी तरीके से जाता है। इन रिएक्टेंट्स को देखकर रिएक्शन के टाइप का पता लगाया जाता है। रिएक्शन के टाइप का पता लगाने के बाद जो कि ऐसा प्रोडक्ट है जो निकलेगा ही निकलेगा, बड़े आसानी से निकलेगा, उसे पहले निकाला जाता है, फिर बचे हुए प्रोडक्ट को स्टेबली बना लिया जाता है। समझे। एक और एग्जांपल ले लूँ इसका, एक और एग्जांपल ले लूँ। अब एग्जांपल लूँ या फिर मैं रिकैप करा दूँ। चलो रिकैपिचुलेशन देते हैं। रिकैपिचुलेशन से पहले एक नोट पॉइंट लिखवाना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात। फिर यहाँ एक लाइन में रिकैपिचुलेशन दे दूंगा या फिर यहीं दे दूंगा रिकैपिचुलेशन, वैसे भी उसको इरेज करना होता है। नोट सुनो, अब नोट पॉइंट क्या कहता है। सर बेस के साथ ऐसा क्या मिलाऊं कि साल्ट बन जाए। सर बेस के साथ तो एसिड मिलाना पड़ेगा तभी साल्ट बनेगा। मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होते हैं, यही कारण है कि CO2 एसिड की तरह बिहेव करती है या फिर एसिडिक गैस होती है। ठीक है क्या। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्लियर। तो ये हमारा नोट पॉइंट हो गया। इसी के साथ हमारी बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती हैं। लेक्चर अभी समाप्त नहीं हुआ है, पर पहले मुझे टाइम भी देखना पड़ेगा कितना टाइम बीत चुका है। और उसके बाद एक छोटा सा रिकैपिचुलेशन ले लो। देखो शॉर्ट में एसिड और बेस दोनों का ही रिकैपिचुलेशन दे देता हूँ, फिर उसको मैं इरेज करूँगा। छोटा रूप यहाँ पर है तो बेस का दिखा देता हूँ पहले, अपने जस्ट पढ़ा है बेबी। सर बेस में 2 रिएक्शन देखी हमने। या तो पहली रिएक्शन तो ये है कि जब बेस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनाएगा। यार ज़्यादा ही हो गया। पहला ये है कि जब बेस, क्या करना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए, मुझे पता लग गया क्या करना चाहिए। ऐसे करना चाहिए मुझे कि बेस अगर मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा या बेस यहाँ पर अगर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, अगर बेस ने मेटल के साथ रिएक्शन करी तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे देख लो आपके सामने। बेस अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो लो यहाँ पर अपन बनाएंगे साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके। अगर बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करे, बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करे तो साल्ट बनेगा और H2O बनेगा, माने साल्ट बनेगा प्लस H2O बनेगा। क्लियर है क्या। ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई बेस की। एसिड पे आओ।
थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ क्योंकि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती है ना। अब आओ पकड़ो एसिड को। एसिड पहला मेटल्स के साथ रिएक्ट कर ले, या मान लो पहले मेटल कार्बोनेट पकड़ लो, जगह अपने पास अच्छी खासी है ना ऊपर। मेटल कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट आयन। देखो एसिड अगर अपना मेटल कार्बोनेट के साथ या बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनता है सर? 3 चीज़ें बनती हैं। साल्ट बनता है, H2O बनता है, CO2 बनता है, हाँ या नहीं? ये 3 चीज़ें बनती है ना, साल्ट, H2O और CO2। ठीक है। दूसरा, अगर एसिड अपना मेटल्स के साथ रिएक्शन कर ले, अरे इसको तो ब्लैक से लिखना था, ज़्यादा अच्छा लगता। एसिड अगर अपना मेटल के साथ रिएक्शन कर ले तो 2 चीज़ें बनती हैं। एक बनता है साल्ट प्लस H2 गैस। और अगर एसिड अपना मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर ले तब उस कंडीशन में अपनी 2 चीज़ें बनती हैं। एक बनेगा साल्ट और एक बनेगा वाटर। ठीक है, अब गौर से देख लो, हमने ये बताया कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स नेचर में होते हैं कैसे? एसिडिक। तो एसिड और बेस रिएक्शन करके साल्ट बना रहे हैं। सर ये मेटल्स ये तो बेसिक होती है नेचर में, फिर बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट कैसे बना रहा है? ये आपको ज़्यादा पता लगेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि मेटल्स एम्फोटेरिक नेचर की भी होती हैं। हर मेटल बेसिक नहीं होती है नेचर में, एम्फोटेरिक भी हो सकती हैं। एम्फोटेरिक वो मटेरियल्स होते हैं या वो मेटल्स होती हैं या वो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं जिनमें एसिडिक कैरेक्टर भी पाया जाता है और बेसिक कैरेक्टर भी पाया जाता है। मैं आपको सिखाऊंगा वहाँ पे और ट्रिक्स भी दूंगा। तो बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो एम्फोटेरिक नेचर की वजह से ये एसिडिक नेचर भी शो कर सकती है। तब अपने एसिडिक कैरेक्टर और इस बेसिक कैरेक्टर की वजह से, इनके मिलन होने की वजह से, एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर के मिलन होने की वजह से साल्ट बन के आता है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स ये तो होते ही हैं एसिडिक इन नेचर, तो बेस और एसिड्स आपस में मिलकर साल्ट बनाते हैं। तो बेस की 2 रिएक्शंस हो गई। एसिड्स चाहे मेटल्स के साथ करें, मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ करें, मेटल ऑक्साइड के साथ करें, साल्ट बन के आ रहा है। इसका मतलब मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, मेटल्स और मेटल ऑक्साइड्स ये जनरली आपके बेसिक इन नेचर होते हैं। तो एसिड और बेस, एसिड और बेस, एसिड और बेस साल्ट बना कर देगा। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, अब इन रिएक्शंस को दिमाग में बसाने के लिए, याद करने के लिए, क्योंकि याद करना भी ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट रॉट लर्निंग, रटंती विद्या के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैंने हर एक बात समझाई है, तब जाकर मैं इसका कंक्लूजन निकाल के आपके सामने ला रहा हूँ। चाहे बेस मेटल के साथ रिएक्शन करे, चाहे एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करे, चाहे बेस चाहे एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। काम आसान पहला। दूसरा, यहाँ पर बेस को नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करनी है तो यहाँ पर एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करनी है। दोबारा, यहाँ बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करनी है, यहाँ एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करनी है। चाहे नॉन मेटल का ऑक्साइड चाहे मेटल का ऑक्साइड, नाम में ऑक्साइड तो आ ही रहा है। माने अगर बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, चाहे एसिड मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? साल्ट और H2O। ये बात क्लियर होती है क्या? ठीक है। बस एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा है, जहाँ पर एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। कार्बोनेट नाम है ना, कार्बोनेट, कार्बो सी लग रहा है ना स्टार्टिंग में, मतलब इसमें CO2 गैस भी होगी। तो लो H2O भी निकाल दिया, CO2 भी निकाल दिया। क्लियर है क्या बात? समझ में आया? चाहे बेस मेटल के साथ रिएक्शन करे, चाहे एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करें, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेंगे। चाहे बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करे, चाहे एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करे, नाम में ऑक्साइड लग गया ना, साल्ट और वाटर बनेंगे। बस एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी एसिड्स की है, जब ये मेटल कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनाते हैं, H2O बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। मेरे ख्याल से ये जो डिफरेंस मैंने आपके लिए क्रिएट किया है,
ये आपको याद करने में आसानी हुई होगी। अब ये आपके दिमाग में बस जाएगा, शायद भूल नहीं पाओगे। और ये रिएक्शन के टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं रिएक्शन के। दीज आर 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। जब आपको रिएक्टेंट्स को देखकर पहचानना होगा और तब इन टाइप्स के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनाने होंगे, समझे। चलिए खैर, यहाँ तक हमने इस काम को किया है। फिलहाल हम साइड हटते हैं, आप कॉपी कीजिए, हम देखते हैं वीडियो का टाइम कितना हो चुका है, वरना इसी को पैकअप कर देंगे यहीं पर। फिर करिए, कॉपी करिए आप। हाँ जी क्लास, एक छोटी सी बात और, उसके बाद हम इस लेक्चर को देते हैं विराम। एल्कलीज, हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर एल्कलीज। आंसर सुनो। ऑल वाटर सॉल्यूबल, या ऑल मत लिखो, वाटर सॉल्यूबल बेस which release OH minus ion into water. Water soluble base which release OH minus ion into water are known as alkalis. ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल के लिए बस अब दूसरी बात नोट, alkalis are typically made up of alkali and alkali earth metals. बट पहले इसके एग्जांपल देखो यहाँ पे, लाइक KOH, NaOH, RbOH, CSOH, FrOH, यहाँ पर एक और एग्जांपल डाल लो, LiOH। क्लियर। दूसरा और एग्जांपल ले लो यहाँ पर, बेटा मांगे खानिया सोंदार, बापो राज्य हो गया रे। मैं मतलब समझा रहा हूँ सबके, थोड़ा सा रुको। हे प्रभु, सुनो भाई, यहाँ तक समझो। 2 बातें आती हैं। एल्कलीज क्या होते हैं? सर पहली बात तो है वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, मतलब पानी में जाकर घुल जाते हैं, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग, ये रिलीज़ करते हैं OH माइनस आयन को, समझे क्या? पहला तो ये क्या है, सर वाटर में सॉल्यूबल है और पानी में जाने के बाद ये OH माइनस आयन को रिलीज़ करते हैं। अब OH माइनस आयन को रिलीज़ तो तब करेंगे जब इनके पास पहले से OH माइनस आयन पड़ा होगा, मतलब हाइड्रोक्साइड नाम की कोई चीज़ होगी। इसे देखो, Li एक मेटल, OH हाइड्रोक्साइड आयन, इसके पास पहले से हाइड्रोक्साइड आयन पड़ा हुआ है, लेकिन आयनिक रूप में थोड़ी है। जब ये पानी में जाएगा तब टूटेगा Li प्लस और OH माइनस आयन में। तो ये पानी में जाने के बाद पहले पानी में घुलेगा और अपने OH माइनस आयन को रिलीज़ करेगा। ये सारे के सारे अपने OH माइनस आयन को रिलीज़ करेंगे। अब अगर गौर से देखो तो ये सब है एल्कली मेटल से बने हुए, ली, ना, के, रब से फरियाद, ये सब कौन सी हैं? एल्कली मेटल से। मतलब
एल्कली मेटल से बने हुए हाइड्रोक्साइड्स हैं, एल्कली मेटल्स यहाँ पर आ रही हैं हर जगह पर। यहाँ देखो तो बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बापू, राजी, तो ये सब क्या है अपने एल्कली अर्थ मेटल्स हैं, है ना। हमने आपको अभी ये सिर्फ कहा है और पहले भी ये समझाया था कि एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में दूंगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि एल्कली मेटल कौन कौन सी हैं। ली, ना, के, रब, से, फरियाद और बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बापू, राजी, ये सब कौन सी हैं? एल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, एल्कली, बहुत गंदी, क्या बात, राइटिंग तो बड़ी गंदी है सर। एल्कली अर्थ मेटल्स, तो मैंने एग्जांपल लिखे कि और मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये सब एल्कलीज हैं, ये सब एल्कलीज हैं। एल्कलीज के काम दो होते हैं, पहली बात पानी में घुलना होता है, ये सब घुलते हैं। हाँ, इनमें से कोई कम घुलेगा, कोई ज़्यादा घुलेगा। जैसे ये अपना बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये कम घुलता है अपना। अगर इसकी बात करूँ फ्रेंशियम के हाइड्रोक्साइड की, रेडियम के हाइड्रोक्साइड की, तो ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये और ये। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या साइंटिस्ट के पास भी नहीं है, इसलिए इनके और इनके बारे में हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर इनकी बात मैं करूँ तो उनमें ये जो है काफ़ी कम सोल्यूबल होता है, समझे क्या। इसका भी सेम किस्सा है, हमने आपको एग्जाम्पल भी पहले करके बताए थे, NaOH और MgOH का ऑल ट्वाइस में। ये ज़्यादा घुल जाता है, ये अपना कम घुल जाता है, समझ रहे हो। तो अभी हमारा मेन काम क्या है कि सर वाटर सॉल्युबल बेस की बात अगर हम करें तो ये सब पानी में घुल जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, घुलने के बाद ये अपना OH- आयन निकालते हैं, तो वो एल्कली कहलाएंगे। ये भी एल्कली, ये भी एल्कली। तो एल्कली बना किससे है? टिपिकली देखा जाए तो एल्कली प्रारूपिक रूप से, माने पुराने ज़माने से, या फिर यूँ कहो कि टिपिकली मतलब परंपरागत रूप से चलती आ रही जो बात है वो ये कहती है कि जो एल्कलीज हैं ये बने हैं या तो एल्कली मेटल्स से या फिर एल्कली अर्थ मेटल से। अब मेरा एक सवाल, अगर कोई चीज़ मतलब मेरा मतलब अगर एल्कलीज में एल्कली मेटल मिलेगी और एल्कली अर्थ मेटल मिलेगी तो ही आप एल्कलीज कहोगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिना मेटल मिले, एल्कली मेटल भी ना मिले और एल्कली अर्थ मेटल भी ना मिले, फिर भी वो चीज़ एल्कली कहलाए? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। एग्जाम्पल देखो, बट इस एग्जाम्पल को देखो, NH4OH, it is an alkali whether it doesn't have metal तो है नहीं, ना एल्कली मेटल है ना एल्कली अर्थ मेटल है, बट ड्यू टू its solubility and releasing of OH- ion into water, it is considered as एल्कली। एल्कली होने के लिए ये मेन काम नहीं है कि एल्कली मेटल मिले या फिर एल्कली अर्थ मेटल मिले, इसलिए मैंने लिखा है कि एल्कलीज आर टिपिकली मेड अप ऑफ एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल्स, नॉट ऑलवेज बट टिपिकली। ऐसा होगा जनरली कि भाई एल्कलीज एल्कली मेटल्स या एल्कली अर्थ मेटल्स वाले ही कहलाएंगे, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि जहाँ पर मेटल्स ना हो वो भी एल्कलीज कहलाएंगे। क्या कारण है एल्कलीज के लिए? लिख तो रखा है। पहला, वाटर सॉल्यूबल हो तो इनकी सॉल्यूबिलिटी अच्छी खासी होती है, सॉल्यूबिलिटी आ गई। दूसरा, OH- आयन रिलीज़ करने चाहिए, तो ये भी OH- आयन को रिलीज़ करते हैं। कैसे? जब इसे पानी में डालोगे तो ये दो आयन्स में टूटेगा, एक टूटेगा NH4+1 में और एक टूटेगा OH- में। तो OH- रिलीज़ कर दिया ना। कब रिलीज़ किया? जब इसको पानी में डाला गया। क्लियर है क्या बात? हाँ सर, तो अब मैं इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ।
फिर आपकी एनसीईआरटी ये भी लिखती है ऑल बेसेस आर नॉट soluble in वाटर। सारे के सारे बेसिस वाटर में soluble नहीं है। उनके एग्जाम्पल ले लो, कॉपर हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड। ये बेसिक प्रॉपर्टी जरूर रखते हैं लेकिन वाटर में सॉल्युबिलिटी नहीं है इनके पास, लीस्ट सॉल्युबल है या फिर सॉल्युबल नहीं है, ये मान लो आप। ठीक है, तो ये हमने आपको एल्कलीज के बारे में बताया। क्या बताया? दो बातें स्पेशली। एल्कलीज वो होंगे, एल्कलीज पहली बात तो बेस होंगे, पहली बात तो ये बेस है, एल्कलीज आर बेस। ठीक है, वो बेस जो पानी में घुल सकते हैं पहला, और OH माइनस आयन को रिलीज कर सकते हैं। ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल होंगी तो वही बेस आपका एल्कली कहलाएगा। ठीक है, एल्कलीज जो होते हैं वो अपने, एल्कलीज एक बेस है जो कि टिपिकली एल्कली मेटल या फिर एल्कली अर्थ मेटल की वजह से बने होते हैं, तो उसके एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। दूसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी एक एल्कली है, लेकिन यहाँ पर आपको मेटल नहीं दिख रही है, मेटल नहीं दिख रही है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मेटल हो ही हो, लेकिन दो बातें खासियत हैं एल्कली की। पहला वाटर में सॉल्युबिलिटी, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्युबल होता है। दूसरी बात, इसको OH माइनस आयन रिलीज करना पड़ेगा, जो कि ये करता है, अभी मैंने आपको दिखाया अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन तोड़कर। क्लियर? दूसरी बात, ये मेटलिक हाइड्रोक्साइड है, तो मेटल होने के बावजूद भी ये एल्कलीज नहीं है क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी लेस है कॉपर हाइड्रोक्साइड की और लेड हाइड्रोक्साइड की। क्लियर होती है इतनी बात? अब एक पॉइंट और लिखवाना चाहूँगा। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी तब मैंने ये कहा था कि मेटल ऑक्साइड्स भी बेसिक होते हैं नेचर में, मतलब और भी बेस है हमारे पास। एल्कलीज बेस का सिर्फ एक हिस्सा है कि एल्कलीज इज अ टाइप ऑफ बेस, एल्कलीज इज अ टाइप ऑफ बेस। देखो ये भी बेस है नेचर में, ये भी बेस है नेचर में, लेकिन ये सब पानी में नहीं घुल सकते। अगर ये पानी में नहीं घुल सकते तो ये एल्कली भी नहीं कहला सकते। तो क्या मतलब है बेस नहीं है? सर बेस तो है, माने सारे के सारे बेस एल्कली होंगे, ऐसा सच है क्या? नहीं, लेकिन सारे के सारे एल्कली बेस होंगे, ये सच है। मतलब एक सबसे ज़बरदस्त नोट पॉइंट बनता है कि ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज but all alkalis are bases। क्लियर है क्या? सारे के सारे बेस एल्कलीज नहीं होते। ये देखो ये बेस है लेकिन एल्कली नहीं है। मैंने क्या लिखा? ऑल बेसेस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये बेस तो है पर पानी में नहीं घुल सकते। ठीक है, तो ऑल बेसेस आर नॉट एल्कलीज। एल्कलीज के लिए पानी में घुलना ज़रूरी है, किसी बेस का पानी में घुलना ज़रूरी है, तब जाकर वह एल्कली बनेगा। तो कोई बेस एल्कली बन सकता है। तो ऑल एल्कलीज आर बेसिस, जितने भी एल्कलीज हैं वो सब बेसिस हैं। बट सारे के सारे बेसिस को मैं एल्कली कह सकता हूँ क्या? नहीं, ये बेस तो हैं पर पानी में नहीं घुल सकते। अगर पानी में नहीं घुल सकते तो एल्कली नहीं कहला सकते, मतलब ये बेस तो हैं बट एल्कलीज नहीं कहला सकते। क्लियर हो गई क्या बात? और बिना मेटल के भी एल्कली मिल जाएगा, क्योंकि एल्कली दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला, वाटर में सॉल्युबिलिटी पर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड पानी में ढंग से घुलता है। दूसरी बात, OH माइनस आयन के रिलीज़ करने पर, जो कि ये रिलीज़ करता है। अमोनियम आयन मैं आपको लिख कर बता देता हूँ ना, अच्छा रहेगा। एक अपना होता है NH4+1 और एक होता है OH-1 आयन। ये अपना हाइड्रोक्साइड आयन है और ये अपना अमोनियम आयन है। क्लियर? अमोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये देखो OH माइनस आयन रिलीज़ कर दिया ना, ठीक है, पर कब? पानी में घुलने पर। पहला वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है और OH माइनस आयन रिलीज़ करता है। क्लियर है क्या बात? एक छोटा सा पॉइंट और लिखवा दूँ कि तो अपने एल्कलीज होते हैं ना, ये एल्कलीज बेस है। तो बेस कैसा होता है? सोपी टेक्सचर में होता है, कोरोसिव होते हैं। तो नोट पॉइंट के रूप में एक और बात लिख लो छोटी सी, कि alkalis are bitter in taste, सोपी टेक्सचर वाले,
एंड कोरोसिव इन नेचर। कितना ठीक है? ठीक है क्या? बेसिक सी बातें हमने आपको सारी बता दी हैं। तो इस लेक्चर को मैं यहीं करता हूँ विराम, बोलकर सभी को जय श्री राम।